वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक और टेक्निक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, शॉर्ट में जिसे हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होगा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी। ये एक टेक्निक नाभिक पे होने वाले चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करके हमें अलग अलग सूचनाएं प्राप्त होती है, और ये जो सूचनाएं जिस चित्र के माध्यम से हमें प्राप्त होती है उसको हम NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस उपकरण के द्वारा हम किसी सैंपल का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसको हम NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। NMR के लिए जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का जो क्षेत्र प्रयुक्त होता है वो रेडियो वेव क्षेत्र में उपयुक्त होता है। रेडियो वेव विकिरण के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वह नाभिक के अनुनाद को, चुंबकीय प्रभाव को और उसके अंतर क्रिया को हमें समझा सके। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, किस आधार पर ये टेक्निक काम करती है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ यहाँ करता हूँ। चूँकि इसमें एक नाम आया है नाभिक, तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर चार्ज होता है। तो नाभिक के अंदर आवेश है, साथ ही साथ में वह चक्रण भी करता है, स्पिन भी करता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पिन भी होता है और मैग्नेटिक स्पिन भी होता है। मुख्य जैसे हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस या इस तरह के और भी नाभिक जिनके अंदर की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्पिन होता है, तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ये जो नाभिक हैं ये एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि कोई भी आवेशित बॉडी, चार्ज्ड बॉडी यदि चक्रण करती है, स्पिन करती है, तो उसका एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, नाभिक का अपना एक चुंबक उत्पन्न जो करता है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में भी कौन सा क्षेत्र, रेडियो वेव्स का, रेडियो तरंगों का। तो जो रेडियो तरंगे हैं, जो रेडियो विकिरण है, और ये जो नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है और किस प्रकार से नाभिक के अंदर परिवर्तन आता है, जबकि हम इस नाभिक को कहाँ रखें, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो NMR टेक्निक के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो ऐसा नाभिक है जो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, प्रत्येक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एटम्स हैं उनके प्रोटॉन हैं या नाभिक हैं, न्यूक्लियस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। ऐसा कोई सैंपल, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि हम क्या करें, रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ उसका इंट्रैक्शन करें, रेडियो वेव्स के साथ उसको क्या करें, अपन अंतर क्रिया करें, उसको सप्लाई करें, उसको रेडियो वेव्स जो हैं वो पास करें उसमें से, और उनके बीच के अंदर जो परिवर्तन होता है, जबकि हम क्या करेंगे, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनके बीच की जो अंतर क्रिया हैं, किस किस के बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रेडियो वेव रीजन के बीच के अंदर जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी हम करते हैं। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब आपने किसी नाभिक को रखा तो वहाँ पर क्या होता है, नाभिक का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो नाभिक का जो चुंबकीय क्षेत्र है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उन दोनों के बीच के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है।
जैसे कि आपने कल्पना की है, हमने देखा है कि जो लट्टू होता है स्पिनिंग टॉप, तो आपने उसकी गति को ध्यान से देखो। जो स्पिनिंग टॉप होता है, लट्टू होता है, उसके नीचे एक नॉब होती है और वो पूरा एक वर्टिकल एक्सिस हम उसको मान लें। तो वो जो वर्टिकल एक्सिस है, जैसे ही वो लट्टू आप देखें पृथ्वी पर घूमता है, तो पहले जो चारों ओर घूमता है तो वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। वो जो स्पिनिंग टॉप है उसका जो स्पिन है वो अराउंड द वर्टिकल एक्सिस है। ये जो मोशन है स्पिनिंग टॉप का, लट्टू का, उसको हम बोलते हैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी या प्रिसिशनल मोशन। ये क्या कहलाएगा? प्रिसिशनल मोशन ऑफ द स्पिनिंग टॉप, पुरस्परण गति ये कहलाती है पुरस्परण गति, प्रिसिशनल मोशन ऑफ द टॉप। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है और उसके चारों ओर लट्टू घूम रहा है, सीधा चारों ओर घूमता है वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिसिशनल मोशन ऑफ द स्पिनिंग टॉप। और आप देखते हैं पैरेलल, जब धीरे धीरे जो स्पिनिंग टॉप है उसकी गति कम होती है, उसका मोशन कम होने लगता है, तो फिर उसका जो मूवमेंट है लट्टू का वो किसके क्षेत्र में आता है? फिर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर झुकता जाता है। अब इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है उसका? पैरेलल इंटरेक्शन है, वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, दैट इज अ प्रिसिशनल मोशन। एंड पैरेलल उसका सिमिलरली क्या हुआ है? दूसरा मोशन एक और है, वो किसके क्षेत्र में आ रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चारों ओर घूमता है। तो ये जो मोशन है उसको हम बोलते हैं गायरोस्कोपिक मोशन। ये कहलाता है आपके गायरोस्कोपिक मोशन। तो इसी प्रकार से जो नाभिक होता है, जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, उसका जो नाभिक है उसको जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो जो नाभिक है जो स्पिन कर रहा है वो एक्सिस के चारों ओर जो है चक्रण उसका होता है, वो क्या करेगा? उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ उसका कैसा मोशन हो जाएगा? गायरोस्कोपिक मोशन होता है। तो ये हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू गामा H0, ये रिलेशन होता है गायरोस्कोपिक मोशन के अंदर। यहाँ जो ओमेगा है इट इज द एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होती है। एंड इस H0 ये जो है बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसमें कि वो नाभिक रखा गया है, वो प्रोटॉन रखा गया है, उसकी तीव्रता है। इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये गॉस के अंदर है जनरली। और ये इस गामा, इसको बोलते हैं गायरोस्कोपिक रेशियो। और इसका जो मान होता है वो है 2π/h/I। यहाँ पर ये जो म्यू है इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्पिनिंग बार मैग्नेट। जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं? यहाँ पे म्यू। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? H0। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? न्यूक्लियस के द्वारा जनरेट किया गया मैग्नेट का मोमेंट है। एंड दिस H इज योर कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। एंड I इट इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो जो कोई भी नाभिक, जो कोई भी न्यूक्लियस इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके लिए I जो है स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या होना चाहिए? 0 से अधिक होता है। तो जिसका वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर का मोर देन 0 होता है, केवल और केवल उन नाभिक के द्वारा ही यह NMR टेक्निक
जाती है। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर एंड द वैल्यू ऑफ, यदि आपका मास नंबर यदि यहाँ पर ऑड है, ऑड यानी विषम संख्या, एटम का जो मास नंबर है द्रव्यमान संख्या वो कैसी है, विषम संख्या है, और एटॉमिक नंबर यहाँ पर ये क्या है, इवन है या ऑड है, विषम या सम, तो I की जो वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर उस नाभिक के लिए इसका मान हो सकता है 1/2, 3/2, 5/2। लेकिन यदि मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन नंबर है तो I = 0। इस प्रकार के नाभिक के द्वारा किसी भी सूरत में चुंबकीय क्षेत्र का जनरेशन नहीं होता है और एनएमआर के लिए ये यूजफुल नहीं है। एंड इन द मास नंबर इज इवन एंड एटॉमिक नंबर इज अगेन ऑड, देन द वैल्यू ऑफ द I is equal to 1, 2 लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो I से स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस एक्टिव होगा एनएमआर के लिए। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो जो नाभिक उसको जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अपन ने रखा है तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग ओरिएंटेशंस हो सकते हैं, उसके विन्यास हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका गायरोस्कोपिक मोशन हो सकता है, उसका इंटरेक्शन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ होगा। तो जब नाभिक का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो जो नाभिक है वो अपने आप को अभिविन्यासित कर देता है। नाभिक अपने आप को क्या करता है, अभिविन्यासित कर देता है, किसकी तरफ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। अदरवाइज तो वो कुछ नहीं था, सिंपल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। बट जैसे ही आपने उस नाभिक को कार का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर उसके ओरिएंटेशंस चेंज हो जाते हैं। किसी मान लीजिए ऐसा नाभिक है जैसे हाइड्रोजन प्रोटियम है और उसके लिए I की वैल्यू है 1/2, तो कोई भी नाभिक जो है total number of the orientation by the nucleus that it is placed in the influence of the external magnetic field is always equal to 2I + 1। तो जैसे हाइड्रोजन है इसके लिए I का मान कितना है, 1/2, तो टोटल ओरिएंटेशन जो है हाइड्रोजन न्यूक्लियस के लिए कितने हो जाएंगे, 2I की जगह 1/2 + 1 that is 1 + 1। Total number of orientation exhibits by the hydrogen nuclei is equal to 2। और ये कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 alignment with the field। जो बात का मैग्नेटिक फील्ड है उस दिशा के अंदर अपने आप को अभिविन्यासित कर ले, एक इस प्रकार का विन्यास हो सकता है इसका। और दूसरी पॉसिबिलिटी है alignment against the field, और उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत अपने आप को अभिविन्यासित कर सकता है। तो यहाँ पर ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब ये जो प्रोटॉन है उसमें दो प्रकार की एनर्जी स्टेट होगी, एक ग्राउंड स्टेट जिसको कह सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं लो एनर्जी स्टेट कह सकते हैं, या उसको हम कह सकते हैं स्टेबल स्टेट कह सकते हैं। तो अपनी स्थायी अवस्था में स्टेबल स्टेट में वो कहाँ रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, लो एनर्जी स्टेट में रहता है। और जैसे हम क्या करते हैं, उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो है उसके अंदर से गुजारते हैं, और यदि उस नाभिक के द्वारा उस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का क्या होता है, अवशोषण होता है। यदि अवशोषण होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। और ट्रांजिशन कैसा हो जाएगा, एक विन्यास से दूसरे विन्यास में, लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट इज नोन एज द
फ्लिपिंग ऑफ द प्रोटॉन, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन का फ्लिप होना। तो प्रोटॉन के फ्लिपिंग के लिए जो आवश्यक ऊर्जा हमें चाहिए होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलती है, रेडियो वेव क्षेत्र से। एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये एनर्जी और ये मान लीजिए कोई एनर्जी स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट, जिसको मैं E1 कहता हूँ, और दूसरी है आपके यहाँ पर E2। और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी प्रोटॉन को रखा, नाभिक को रखा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो आपका जो नाभिक है, प्रोटॉन है, वो अपने आप को दो प्रकार से विन्यासित कर सकता है। एक तो जैसे ये E1 को यहाँ लिखेगा, E1, ये दिशा और ये दिशा एक सेम है। तो ये कौन सी है, लो एनर्जी स्टेट है, इट इज द अलाइनमेंट विद द फील्ड। तो जैसे ये एनर्जी गैप है h डेल्टा E, ये जो एनर्जी गैप है लो एनर्जी स्टेट से यहाँ कहाँ चला जाएगा, ये हायर एनर्जी फ्लिपिंग हो जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में ये चला जाता है। तो ये जो वैल्यू है h में, इस एनर्जी के बराबर यदि आपने क्या किया, इसको रेडियो वेव प्रोवाइड की, तब तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, अदरवाइज ये संक्रमण नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटॉन की ये टेंडेंसी होती है, वो क्या रहता है, स्टेबल स्टेट में रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड देना पड़ता है। वी हैव टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग फील्ड टू ट्रांजिस्ट द लो एनर्जी स्टेट टू द हाई एनर्जी स्टेट। तो ये इक्वल फ्रीक्वेंसी यदि प्रोवाइड होगी तो भी यहाँ पर संक्रमण होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो दो बातें हैं, आपने क्या किया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम स्थायी कर सकते हैं, और उसके बाद अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हम रेडियो वेव जो है उस नाभिक को प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये बराबर एनर्जी और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इक्वल हो जाएगी, तब ये क्या होगा, इसका अवशोषण होगा, अदरवाइज अवशोषण नहीं होगा। और अवशोषण होने से यहाँ पर क्या होगा, संक्रमण होगा, फ्लिपिंग होगा, अदरवाइज फ्लिपिंग नहीं होगा। इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि ये नाभिक और ये रेडियो वेव्स के दोनों आपस में कैसे हैं, अनुनाद के होते हैं, तभी इसका नाम रखा है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक थ्योरी बताई है, और डिटेल में हम आपको और आगे बताएंगे। आप थोड़ा इसको देख लें, कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।